हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं प्रीति मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस छोटे से प्यारे से चैनल P2 एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 की चैप्टर 8 पंच परमेश्वर, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक कहानी है, जिसमें उन्होंने पंचायत से रिलेटेड कुछ बातें कही है और उसमें बताया है कि पंच क्या होते हैं, ना किसी के दोस्त होते हैं और ना ही किसी के दुश्मन। तो चलिए हम देखते हैं कि इस कहानी का सारांश क्या है, इस कहानी में क्या बतलाया गया है। तो जैसा कि आप लोगों ने सारांश में देखा होगा, ये जो पंच परमेश्वर है प्रेमचंद्र जी की एक नहीं बहुत कई अन्य कहानियाँ भी हैं। उनमें से ये पंच परमेश्वर क्या है, यह एक कहानी है। और इस कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि पंच ना किसी के दोस्त होते हैं और ना ही किसी के दुश्मन। इस लाइन का अर्थ क्या है, तो इस चैप्टर का नाम क्या है, पंच परमेश्वर यानी पंच। पंच का अर्थ क्या होता है, 5 मनुष्य के समुदाय को क्या कहते हैं, पंच कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में क्या होता है, वहाँ कोई कोर्ट और ये सब नहीं होता है ना, तो वहाँ क्या होता है, पंचों के द्वारा फैसले सुनाए जाते हैं। ठीक है, किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा होती है या कोई भी ऐसा कारण होता है तो वो कहाँ जाते हैं, पंचायत जाते हैं और क्या करते हैं, वहीं अपनी बातें कहते हैं। तो पंचायत में हो रहा है फैसला, उनके लिए क्या है, एक कोर्ट, जैसे कोर्ट हमें जस्टिस दिलाती है, ठीक उसी प्रकार ये जो पंचायत क्या दिलाती है, हमें न्याय दिलाती है। इस पंचायत क्यों है, न्याय दिलाने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पंच को परमेश्वर क्यों कहा गया है, यहाँ मुंशी प्रेमचंद्र जी ने पंच को परमेश्वर इसीलिए बतलाया है, ठीक प्रकार जैसे भगवान परमेश्वर यानी कि ईश्वर। तो ईश्वर क्या है, ईश्वर की दृष्टि में हम सभी व्यक्ति क्या है, समान है। हम सभी लोग क्या है, एक समान है, ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है। ईश्वर ऐसे तो नहीं देखता कि जो धनवान है वो बड़ा है और जो गरीब है वो छोटा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर के दृष्टिकोण से हम सभी लोग समान हैं, उनके लिए हम सभी उनके बच्चे हैं। ठीक उसी प्रकार पंचायत की दृष्टि में भी क्या होते हैं, सभी लोग क्या होते हैं, समान होते हैं। उनके लिए जो न्याय है वो न्याय है और जो अपराध है वो अपराध है। वो किसी के मतलब जैसे कि कोई रिलेटिव है, मान लीजिए ऐसा होता है कि आपका कोई रिश्तेदार है जो कि पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है, और आपने गलती किया है, तो वो क्या करेंगे, आपके समझ फैसला सुना देंगे कि आप गलत नहीं हैं, आगे वाला इंसान गलत है। लेकिन पंचायत में ऐसा नहीं होता। पंचायत में ना कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। पंचायत के आसन में बैठकर वहाँ बोली गई वाणी को क्या मानते हैं, वहाँ बोली गई बातों को ईश्वर की वाणी मानते हैं। मतलब उनके मुख से निकला हुआ बात को ईश्वर के मुख से निकला बात के समक्ष मानते हैं। इसलिए पंच को क्या कहा गया है, यहाँ पंच को परमेश्वर कहा गया है, यानी कि ईश्वर की भांति उन्हें माना गया है। पंचायत में बैठे हुए लोगों को ईश्वर के समान माना जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ मुंशी प्रेमचंद्र जी ने पंच को क्या कहा है, परमेश्वर कहा है। तो देखिए यहाँ लिखा है, इस कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि पंच ना किसी के दोस्त होते हैं और ना ही किसी के दुश्मन। मतलब ये जो पंच है, इसमें ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन। जितने भी रिश्ता है, जितना भी रिलेटिव है, वो क्या होते हैं, एक जगह तक सीमित होते हैं। अब जब आप पंच के आसन में बैठ गए हैं तो आप क्या करेंगे, हमेशा न्याय के समान ही अपना फैसला सुनाएंगे। आप अन्याय नहीं कर सकते। यहाँ यही कहा गया है कि पंचायत में अन्याय नहीं किया जा सकता, वहाँ हमेशा न्याय के समक्ष ही फैसला सुनाया जाता है। ठीक है, वहाँ ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन। अब ऐसा नहीं है कि आप उसके दोस्त हैं तो आपने गलत भी किया तो वो आपका साथ दे और वह आपके समक्ष फैसला सुनाए, ऐसा पंचायत में नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ क्या कहा गया है कि जो पंचायत है वहाँ पे ना कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। जो सत्य है वो सत्य है, जो झूठ है वो झूठ है। यहाँ किसी भी प्रकार के किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और किसी के पक्षपात पर भी फैसला नहीं सुनाया जा सकता। यहाँ जो न्याय है उसी के समक्ष फैसला सुनाया जाता है। इसलिए यहाँ पंच को परमेश्वर कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ नीचे कि पंच उन्हें समाज में परमेश्वर का रूप माना जाता है। समाज में उसे क्या का रूप माना जाता है, पंचायत को परमेश्वर का रूप माना जाता है, यानी कि ईश्वर का रूप माना जाता है। उन्हें क्या समझा जाता है, ईश्वर समझा जाता है, जो सबके साथ क्या करेंगे, न्याय करेंगे, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। ठीक है, पंच बिना किसी भेदभाव अथवा पक्षताप के दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं।
तो यहाँ जो पंचायत है वह किसी भेदभाव के, मतलब किसी के साथ भी बिना भेदभाव किए हुए जो सच है वह सच है, जो झूठ है वो झूठ कर देते हैं। दूध का दूध पानी का पानी, मतलब जो सच है वह सच है, जो झूठ है वो झूठ है, कर देते हैं। ठीक है। प्रस्तुत कहानी में जुम्मन शेख और अगलू चौधरी की गाढ़ी दोस्ती रहती है। तो ये जो कहानी है पंच परमेश्वर, इसमें किसके बारे में बतलाया गया है प्रमुख करके? इसमें दो व्यक्ति के बारे में दिखाया गया है, एक है जुम्मन शेख और एक है अगलू चौधरी। ठीक है। और इन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती रहती है, इन दोनों में बहुत ही गाढ़ी दोस्ती रहती है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। जैसे कि कोई एक ऐसा है कि वह एक किसी काम से बाहर जा रहा है तो वह अपना पूरा घर का देखभाल करना, अपने काम का देखभाल करना दूसरे दोस्त के ऊपर देकर चला जाता है। उस पर इतना विश्वास है कि वह उस अपना घर द्वार सब कुछ उसके ऊपर छोड़ सकता है। इस प्रकार अंधा विश्वास वह दोनों एक दूसरे पर करते थे और एक दूसरे को बहुत मानते थे। और समाज में भी उनकी जो मित्रता थी, उनकी जो दोस्ती थी, उनकी बातें की जाती थी कि इन दोनों की दोस्ती की तरह किसी की दोस्ती नहीं है। ठीक है। तो देखिए नीचे कैसे कहा गया है, जुम्मन शेख और अगलू चौधरी में गहरी दोस्ती थी। उनके गांव में आसपास के लोगों द्वारा उनकी मित्रता की दुहाई दी जाती थी। मतलब आसपास के लोग क्या कहते थे कि दोस्ती हो तो इनकी तरह हो। ये लोग दोनों इतना गहरे दोस्त थे और एक दूसरे पर इतना विश्वास करते थे कि आसपास के लोग क्या करते थे, इनकी दोस्ती की दुहाई देते थे। ठीक है। एक बार जुम्मन शेख और उनकी खाला के बीच झगड़ा हो जाता है और खाला द्वारा पंचायत बुलाया जाता है। तो यहाँ तो बस कहानी का सारांश कहा गया है। आप लोगों ने कहानी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ जो उनकी खाला जान है, जुम्मन शेख की जो खाला जान है, उनके और जुम्मन शेख के बीच झगड़ा हो जाता है। क्यों झगड़ा हो जाता है? क्योंकि ये जो खाला जान है, उनकी जितनी जायदाद, जितनी भी प्रॉपर्टी, जो भी कुछ रहता है वो क्या करती है, जुम्मन शेख को दे देती है। क्यों दे देती है? क्योंकि खाला जान का कोई नहीं होता सिवाय जुम्मन शेख का। ठीक है। तो जुम्मन शेख और उनकी जो पत्नी होती है वो क्या करती हैं, खाला जान की बहुत सेवा करती है, उनसे बहुत मीठी मीठी बातें करती हैं और धीरे धीरे क्या करती हैं, उनसे उनका सारा जो जायदाद रहता है, उनका जितना भी कुछ रहता है वो सब क्या करते हैं, अपने नाम करवा लेते हैं। ठीक है। और जैसे जैसे वो सब कुछ खाला जान से ले लेने के बाद उनसे क्या करती हैं, अच्छे से बातें करना बंद कर देता है जुम्मन शेख। और उनकी जो पत्नी रहती है वो खाला जान को क्या करती है, खड़ी कोठी सुनाती है, उन्हें बहुत ताना मारती है, उन्हें खाने को ठीक से नहीं देती है और उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती हैं। और उन्हें जब देखो तब खड़ी कोठी सुनाती रहती हैं, उन्हें पहनने के लिए अच्छे से कपड़े नहीं देती हैं। तो उनके साथ क्या करती है, बहुत ही बुरा व्यवहार करती हैं और बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। तो वो क्या करती हैं, खाला जान को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो क्या करती हैं, चुपचाप सहती रहती है। खाला जान ये बात किसी से नहीं बताती। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि खाला जान को उसकी पत्नी के बातों का बहुत बुरा लगता है और वो क्या बोलती है, जुम्मन शेख से जाके बोलती है कि मैं अब पंचायत बुलाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ पंचायत में जाकर शिकायत करूंगी। तो यह बात सुनकर जो जुम्मन शेख है वो क्या होता है, उतना नहीं डरता है, क्योंकि वो जानता है कि वह जो आसपास के जितने लोग हैं सब कोई क्या करते हैं, उनकी जुम्मन शेख की प्रशंसता करते हैं। ठीक है। और जो उसका मित्र है अगलू चौधरी, जो उसका मित्र है वो क्या रहता है, पंचायत में रहता है, वो भी क्या रहता है, पंच का हिस्सा रहता है। तो वो सोचता है कि जो उसका इतना गहरा मित्र है तो वो उसके खिलाफ तो जाएगा नहीं। तो इसलिए वो क्या करता है, जुम्मन शेख नहीं डरता है और वो खाला जान से कहता है कि वह जा सकती हैं पंचायत में जाकर उनके खिलाफ क्या कर सकती हैं, पंचायत रख सकती हैं। तो खाला जान क्या करती हैं, वो जाती हैं और अगलू चौधरी के पास जाकर कहती हैं कि अपनी दुख बताती है कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। जुम्मन शेख और उनकी पत्नी ने उन्हें कितनी खरी खोटी सुनाई, उन्हें खाने के लिए रोटियां कम और ताने ज़्यादा देते हैं और उन्हें पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं देते हैं। तो उनका यह दुख देखकर अगलू चौधरी क्या कहता है कि वह उनके लिए पंचायत में जाएगा और वह उनके साथ पंचायत में उनके फैसला सुनाएगा, उन्हें क्या दिलाएगा, न्याय दिलाएगा, उन्हें इंसाफ दिलाएगा। अगलू चौधरी खाला जान को यह विश्वास दिलाता है। ठीक है। तो एक दिन ऐसा होता है कि अगलू चौधरी जाता है
और जुम्मन शेख को भी यह विश्वास रहता है कि उन दोनों पे गहरी दोस्ती रहती है, तो अगलू उनके खिलाफ फैसला नहीं सुनाएगा। लेकिन क्या होता है, अगलू जब पंच की पंचायत में जाकर जुम्मन शेख के खिलाफ फैसला सुनाता है, वो कहता है कि जो खालाजान है उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी खालाजान का ध्यान रखना पड़ेगा, और उनकी जितनी जायदाद और ये सब है उनको उन सब के लिए, उन सब चीज़ों का वो क्या जितना उनका सामान है उनके लिए उन्हें मुनाफा देना होगा, मतलब उन्हें भी पैसा देना होगा, उनको मान सम्मान से रखना होगा, नहीं तो उनके खिलाफ क्या की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। ऐसा जुम्मन शेख को अगलू चौधरी फैसला सुनाता है पंच के द्वारा, ठीक है, पंचायत के द्वारा ऐसा उनके फैसला सुनाता है। तो क्या होती है, जुम्मन शेख और अगलू चौधरी की जो दोस्ती रहती है उन पे क्या होती है, दरार पड़ जाती है। जुम्मन शेख सोचता है कि यह मेरा इतना अच्छा मित्र था और यह अब मेरे खिलाफ कैसे फैसला सुना सकता है, तो उसके मन में क्या आ जाती है, कड़वाहट आ जाती है, उसके मन में शत्रुता की भावना आ जाती है, उनके मन में उससे बदला लेने की भावना जग जाती है। जुम्मन शेख के मन में अगलू चौधरी के प्रति बदले की भावना जगने लगती है, ठीक है। तो इनसे उनकी मित्रता क्या होती है, टूट जाती है। एक समय ऐसा आता है जिससे उनकी मित्रता क्या होती है, टूट जाती है। यहाँ देखिए आप लोग ने, खालाजान द्वारा बुलाई गई पंचायत में अगलू चौधरी द्वारा जुम्मन शेख के विरुद्ध फैसला किए जाने पर दोनों की दोस्ती पर दरार आ जाती है, परंतु दूसरी पंचायत में जुम्मन शेख और अगलू चौधरी के पक्ष में फैसला सुनाने जाने के बाद उनके बीच की दोस्ती मुरझाई हुई लता से हरी हो जाती है। तो यहाँ दूसरी पंचायत जैसे किसे कहा गया है, ये कहानी मैं आप लोग को आगे बताऊंगी। जैसे कि यहाँ खालाजान के समक्ष अगलू चौधरी ने फैसला सुनाया था, ठीक उसी प्रकार ऐसा होता है कि जुम्मन से क्या रहता है, अगलू चौधरी से बहुत गुस्सा रहता है, ठीक है। तो अगलू चौधरी के पास 2 बैल रहते हैं, तो जुम्मन से क्या करता है, एक बैल को जहर पिलाकर उसे क्या करता है, मार देता है, और जो दूसरा बैल रहता है उसको मार देने के बाद अगलू को यह संदेह रहता है कि मेरा जो बैल मर गया है वह किसने मारा होगा, जुम्मन शेख ने ही मारा होगा। क्यों? क्योंकि पंच में मैंने उसके खिलाफ फैसला सुनाया था, इसलिए जुम्मन ने ऐसा किया होगा। क्योंकि वह उसका गहरा मित्र रहता है तो उसे पता रहता है कि जुम्मन किस स्वभाव का है, तो वह जान चुका रहता है कि उसका जो बैल है उसे जुम्मन ने मार दिया होगा, ठीक है। फिर उसका जो दूसरा बैल रहता है अगलू चौधरी का, वो क्या करता है, पहला बैल तो मर चुका, तो वो एक बैल से क्या ही करेगा बोल के उसे क्या करता है, बेच देता है। किसको बेचता है, समझू साहू को वह बैल बेच देता है। तो समझू साहू को जब वो बैल बेच देता है तो वो क्या बोलता है कि अभी मैं तुम्हें पैसा नहीं दे पाऊँगा। इस बैल का पैसा वो क्या करता है, अगलू चौधरी को नहीं देता है। वो बोलता है कि बाद में तुम मुझसे इस बैल का पैसा ले लेना, पहले मैं इस बैल को अपने पास ले जाके देखूं तो ज़रा। तो वह उस बैल को ले जाता है और उससे बहुत काम करवाता है, और उसे खाने को भी नहीं देता है, सारा दिन उसे काम करवाता है, उसे बहुत पीटता है, मारता है। तो एक समय ऐसा आता है कि वो बैल क्या होती है, मर जाती है, ठीक है। तो जब अगलू उस बैल का पैसा मांगने के लिए समझू साहू के पास जाता है और कहता है कि मैंने जो तुम्हें बैल दिया था उसका पैसा तुमने मुझे नहीं दिया, तो समझू साहू क्या करता है कि वो बैल तो मर चुका और अब उसका पैसा मैं तुम्हें नहीं दूंगा बोल के उस पैसा देने से वो क्या करता है, इनकार कर देता है, ठीक है। और इसी बात पर समझू साहू और अगलू चौधरी के बीच विवाद छिड़ जाता है और वो दोनों क्या करते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। तो समझू साहू बोलता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ पंचायत बिठाऊंगा और मैं तुम्हारे खिलाफ पंचायत बुलाऊंगा। तो समझू साहू किसके पास जाता है, जुम्मन शेख के पास जाता है, क्योंकि जुम्मन शेख भी पंच का एक हिस्सा रहता है, पंचायत का एक हिस्सा रहता है, तो वो उसके पास जाता है क्योंकि वो जानता है कि जुम्मन शेख और अगलू चौधरी की मित्रता में क्या आई है, दरार आ गई है और अब जुम्मन शेख उससे बहुत नफरत कर रहा है। तो वह जुम्मन शेख के पास जाता है और बोलता है कि मुझे अगलू चौधरी के खिलाफ पंचायत में उसके खिलाफ कहना है और मुझे न्याय चाहिए बोल के वह उसके पास जाता है और सारी कहानी बताता है। तो इससे यह सुनकर जुम्मन शेख जो क्या होता है, बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे तो अगलू चौधरी से बदला लेना रहता है। तो वह बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ पंचायत मैं लड़ूंगा और कहूँगा भी। तो वह क्या करता है, मन ही मन जुम्मन शेख बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि अब मुझे मौका मिला है, मैं अगलू से बदला लूँगा, अपनी
बेइज्जती का उससे बदला लूँगा और जिस प्रकार उसने पंचायत में मेरे खिलाफ फैसला सुनाया था, अब मैं भी पंचायत में उसके खिलाफ फैसला सुनाऊँगा। यह सोच के वो क्या करता है, पंचायत में उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है। और जब पंचायत में वो जिस दिन पंचायत बैठती है, जिस दिन फैसला सुनाने का दिन होता है, तो जुम्मन शेख जब पंच के आसन में बैठते हैं तो उन्हें यह ज्ञात होता है कि वो क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं। उन्हें यह लगता है कि नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, न्याय करना चाहिए, और मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि लोगों का पंच पर बहुत विश्वास है। लोगों को पंच को क्या समझते हैं, परमेश्वर समझते हैं, ईश्वर की वाणी समझते हैं। वो समझते हैं कि यहाँ कही गई बातों को ईश्वर से कही गई बातों की समान उसे मानते हैं। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। यदि मैंने समझू साहू के खिलाफ फैसला सुनाया तो यह सरासर गलत होगा, क्योंकि उसने उसका बेल लिया था और उसका इस्तेमाल भी किया था, और अंत में अब उसे पैसा देने को मना कर रहा है। तो ये क्या है, ये गलत है, यह अन्याय है। तो उसने किसके खिलाफ फैसला सुनाया, जुम्मन शेख ने अगलू के समक्ष फैसला सुनाया और उसे न्याय दिलाया, और समझू साहू को अन्याय करते हुए उसे कहा कि तुमने जो बेल लिया था उसका पैसा उसे अगलू चौधरी को वापस कर दो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है। तो इसी तरह वो जो जुम्मन शेख है वो क्या करता है, पंच के आसन में बैठकर न्याय करता है। तो इस प्रकार जो समाज के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनका विश्वास पंचायत के प्रति और बढ़ जाता है। वह सोचते हैं कि वह जुम्मन शेख का तारीफ करते हुए कहते हैं कि पंच हमेशा क्या करता है, न्याय करता है, और तुमने भी वही किया। तुमने यहाँ अपनी दोस्ती और शत्रुता नहीं देखी, तुमने यहाँ सत्य और असत्य देखा, तुमने यहाँ न्याय और अन्याय में न्याय की जीत की। तो इसी के साथ वह जो जुम्मन शेख और अगलू चौधरी के बीच जो दोस्ती रहती है, वह जो दोस्ती उनकी मुरझा चुकी होती है, उन दोस्ती में फिर से क्या होती है, जान आ जाती है। और जुम्मन शेख अगलू के पास जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो भाई, मैंने क्या किया था, मैंने गुस्से पे आके तुमसे इतना कुछ कह दिया, तुमसे दुश्मन की भांति तुमसे क्या लेना चाहा, तुमसे बदला लेना चाहा। मैंने सोचा कि तुमने मेरे खिलाफ फैसला सुनाया था, इसलिए मैं तुमसे बदला लेने की भांति ये सब करने लगा, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मैं समझ चुका हूँ कि ये पंच के आसन में बैठकर हमें हमेशा न्याय ही करनी चाहिए और हमेशा न्याय की बानी ही बोलनी चाहिए। हम किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, और तुमने भी उस दिन खालाजान के साथ न्याय ही किया, इसलिए आज मैंने भी न्याय के खिलाफ ही, न्याय के समक्ष ही फैसला सुनाया और अन्याय के खिलाफ फैसला दिया। इसलिए उन दोनों के बीच क्या हुई, दोस्ती हो गई। ठीक है। और इस प्रकार दोनों के बीच मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई, दोनों की दोस्ती ठीक हो गई। और इस प्रकार दोनों के बार सरपंच अपने अपने दायित्व का सही निर्वाह करते हुए वह सिर्फ उचित फैसला सुनाते हैं। ठीक है। यहाँ इसमें क्या कहा गया है देखिए, बल्कि पंचायत की गरिमा भी बढ़ती है। इससे क्या होती है, पंचायत की गरिमा बढ़ती है, पंचायत का मान बढ़ता है, लोगों के मन में पंचायत के प्रति जो विश्वास है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। और यह कहानी हमें उत्तरदायी बुद्ध नागरिक बनने की प्रेरणा देती है। यह हमें एक उत्तरदायी और प्रमुख नागरिक बनने की प्रेरणा देती है। वह हमें समझाती है कि हमें हमेशा क्या करनी चाहिए, न्याय करनी चाहिए। किसी भी इंसान के साथ अन्याय नहीं करनी चाहिए, और जो सच है उसके खिलाफ आप सच है तो सच के खिलाफ आप लड़ सकते हो, लेकिन आपको झूठ और अन्याय के साथ नहीं देना चाहिए। यह कहानी हमें यही सीख सिखाती है। ठीक है। इस प्रकार ठीक ही कहा गया है कि पंच परमेश्वर का रूप होते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने जो कहानी बताई है पंच परमेश्वर, वो ठीक ही कहा गया है कि पंच क्या होते हैं, परमेश्वर का रूप होते हैं, वो ईश्वर का रूप होते हैं। वहाँ हमेशा न्याय ही मिलता है और उनको सही फैसला करना चाहिए। और जो पंचायत है उसे हमेशा क्या करना चाहिए, सही फैसला करना चाहिए। वहाँ ना कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन, हमेशा न्याय ही मिलता है पंचायत में। ठीक है। जिसमें सामाजिक व्यवस्था सुचारू ढंग से चल सके, जिससे उन्हें हमेशा न्याय क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो सामाजिक व्यवस्था है, समाज की जो व्यवस्था है वो सही ढंग से चल सके, किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी भी गरीब व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, किसी भी जिसने
किसी भी कारण कोई अपराध किया है तो उसे उसके अपराध की सज़ा मिले, ताकि आगे चल के वह अपराध कोई अन्य व्यक्ति ना करे, और सबका पंचायत पर विश्वास बना रहे। सबका पंचायत पर यह विश्वास बना रहे कि अब पंचायत उन्हें मतलब पंचायत उन्हें क्या दिलाएगा, न्याय दिलाएगा, उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं करेगा। यह विश्वास लोगों के बीच बना रहे और लोगों का पंच पर विश्वास बना रहे। यदि पंच ही फैसला नहीं करेगा तो लोग पंचायत पर से विश्वास ही उठ जाएगा। यदि पंच ही गलत फैसला सुनाएगा, यदि पंच ही यह ऐसा देखेगा कि यह मेरा दोस्त है तो मैं इसके समझ फैसला सुनाऊं, तो लोगों का क्या, पंचायत पर से विश्वास उठ जाएगा। समाज में क्या होगी, समाज में हमेशा अन्याय होगी और लोगों का एक दूसरे पर से विश्वास ही उठ जाएगा। ठीक है, तो पंच को यहाँ परमेश्वर माना गया है। तो देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर है। जुम्मन के पिता का नाम क्या था? तो जुम्मन के पिता का नाम क्या था? जुमराती शेख था। ये जो जुम्मन शेख है उनके पिता का नाम क्या था? जुमराती शेख। अगलू चौधरी ने बचपन में किसकी शिक्षा प्राप्त की थी? तो जो अगलू चौधरी है वो बचपन में किससे शिक्षा प्राप्त करते हैं? जुमराती शेख से, क्योंकि वो जुम्मन के पिता हैं। जुम्मन के पिता से वो जुमराती शेख हैं, उनसे वो क्या करते हैं? बचपन में शिक्षा प्राप्त करते हैं। अगलू ने बचपन में जुमराती शेख से शिक्षा प्राप्त की थी। विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ भी देता है गुरु के आशीर्वाद से ही होता है। यह किसका कथन है? तो यह आप लोगों ने कहानी में देखा होगा। यह कथन किसका है? अगलू के पिताजी का कथन है कि शिक्षा विद्या पढ़ने से नहीं, जो कुछ भी होता है गुरु के आशीर्वाद से होता है। यह अगलू के पिता का कथन है। ठीक है, बूढ़ी खाला ने अपनी मिल्कियत किसके नाम रजिस्टर करवा दी थी? तो अपनी जितनी जायदाद प्रॉपर्टी वो सब किसके नाम पर रजिस्टर करवा दी थी? तो वह जुम्मन शेख के नाम पर रजिस्टर करवा दी थी, क्योंकि खालाजान का और कोई नहीं था। वो उन्होंने क्या कहा था? जुम्मन को अपनी बेटी की तरह मानती थी और उन्हें अपना जितना जायदाद था उन्होंने जुम्मन शेख के नाम कर दिया था। ठीक है, अपने प्रिय बेल के मर जाने पर अगलू को किस पर संदेह हुआ था? तो अगलू को जुम्मन शेख पर संदेह हुआ था, क्योंकि उन्होंने पंचायत में उसके खिलाफ फैसला सुनाया था। तो उन्हें संदेह था कि मेरा जो बैल मर गया है वह जुम्मन शेख ने ही मारा होगा, तो उन्हें यही संदेह था। अगले बैल को अगलू को किसके हाथ में बेच दिया था? जो उनका दूसरा बैल था, अगलू चौधरी का जो दूसरा बैल था, उन्होंने उसे किसके हाथ में बेच दिया था? समझू साहू के हाथ में बेच दिया था। ठीक है, उन्हें दे दिया था वो समझू साहू को। और समझू के लिए यह उचित है कि बेल का पूरा दाम दे, यह फैसला किसने सुनाया था? जुम्मन शेख ने। जिस प्रकार आप लोगों ने कहानी में देखा होगा कि समझू ने जब क्या किया था, उसको पंचायत में फैसला सुनाया जा रहा था, तो जुम्मन शेख ने क्या फैसला सुनाया था कि जो बेल है उनके सही दाम अगलू चौधरी को दे दिया जाए, यही न्याय है। तो इस चैप्टर में मैंने इस कहानी का कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिया है। पार्ट 2 में मैं आप लोगों को सारी क्वेश्चन आंसर्स दे दूंगी। यहाँ मैंने कहानी का सारांश बताया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू, जय हिंद। बाकी क्वेश्चन आंसर्स पार्ट 2 में मैं आप लोगों को दे दूंगी। थैंक यू।